कहते हैं कि पेरेंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पर इनके खुद के बाप से कभी बनती नहीं है। ये मम्मी को बार बार कहते रहते क्या उल्टे सीधे अंधविश्वासों में पड़ी रहती हो तुम। तो मैंने कहा लड़की औरतों से नफरत बाद में कर लेना यार, पहले इसको सुधार लो, इन सब चीज़ों को सुधार लो। ये सब चीज़ें तो बाद में आती रहेंगी ना लाइफ में, कि अंधविश्वास है, ये है, वो है। जब तक ताकत हासिल नहीं करोगे तब तक तुम्हारे वर्ड्स की उतनी ही वैल्यू है जितना एक खाली बंदूक की जिसमें गोली नहीं है। उससे आप लोगों को डरा सकते हैं पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपके सामने चोर खड़ा है और आपके हाथ में एक बंदूक है जो खाली है, चोर को भी पता है आपको सीरियसली लेगा वो। ज़्यादातर ऐसे ही चीज़ें होती हैं पर इन पे कोई ध्यान नहीं देता है, एंड देन दे हैव द ऑडेसिटी टू टॉक नॉनसेंस कि ये सब गलत है, मुझे ये सही नहीं लगता। इतना मतलब उनको बोलने की चुल है, पर जितना वो बोलते हैं उनकी ज़िंदगी में उतना सुधार उतना कम होता है। जो जितनी बकवास करता है उसकी ज़िंदगी में आप देखना सुधार के चांसेस उतने कम होते चले जाते हैं। बाकी सब वो कर लेगा आराम से कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, दुनिया ख़राब है ना। पर उसके निजी जीवन में आप सुधार नहीं देख पाएंगे। 10 साल पहले भी वो एक ही इक्विपमेंट यूज़ कर रहा था, एक वो अल्फ़ा मेल की अगर बात करूँ, सेम इक्विपमेंट, सेम कैमरा, सेम माइक 10 साल पहले भी यूज़ कर रहा था, आज भी यूज़ कर रहा है। बैकग्राउंड भी उसका सेम है, घर भी उसका सेम है। तो फ़ायदा क्या हुआ? अरे भाई 1000 करोड़ है किसी की जेब में, क्या 24 घंटा 4 BHK के मकान में रहेगा? क्या 15 फ्लैट ले लेगा? अंबानी जैसा घर बना के रेंट पे दे देगा? सेम घर में रह रहा है, सेम जगह रह रहा है, उसका खुद कभी हिला भी है वो जहाँ पे से भी रहता है। तो फिर असली अल्फ़ा मेल तुम हो या नहीं वो तब पता चलेगा जब कैंपस प्लेसमेंट्स आएंगे, बिकॉज यू विल रन राइट, तुम भागोगे कुत्ते की तरह कैंपस प्लेसमेंट्स के पीछे, बहुत सारी चीज़ों के पीछे कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। तुम भागोगे एंड देन यू विल गेट एक्सप्लॉइटेड इन कॉर्पोरेट। फिर तुम जितना मर्जी सुन लो, फिर तुम अल्फ़ा मेल की वीडियो देखोगे, वाई कॉर्पोरेट छाप आर द एब्सोल्यूट गार्बेज, डिसगस्टिंग, चूतिया, गांडू, बहन का लोड़ा। तुम ऐसे देखोगे वीडियोस और तुम कहोगे हाँ हम बिल्कुल अग्री करते हैं, कॉर्पोरेट के लोग बहुत गंदे होते हैं। पर फ़ायदा क्या? तुम भी तो हो, तुम्हें भी तो वही बनना है। उससे जब तक बाहर नहीं निकलोगे तब तक तुम्हारी थॉट प्रोसेस का कोई वैल्यू नहीं है। और वो दिन में 4-5 वीडियो वह अल्फ़ा मेल जो है इसलिए ठोक पाता है, उसके करने के लिए कोई काम नहीं है। और दूसरा तो खाली यूट्यूब चैनल में दिन के 50 वीडियो डाल दूँ, क्योंकि कितने टाइम से वो काम कर रहा है, तो ही हैज़ द हैबिट ऑफ अपलोडिंग दैट मैनी वीडियोस, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दिक्कत तुम्हारी ये है जो समस्या का समाधान ना बता पाए, खाली समस्या गिनाए। वो आदमी तो वैसे भी इस लायक नहीं उसे सुना जा सके, इसने तो दुनिया देखना शुरू किया है। मैंने तो तुमको कभी नहीं बोला कि किस तरीके की लड़की डेट करो, किस तरीके का लड़का डेट करो, किस लड़के को रिलेशनशिप में आओ, क्या रेड फ्लैग है, क्या ग्रीन फ्लैग है, मैंने बता दिया। तुम ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल होगे तो उसके घर वाले कहेंगे कि इसको बात करने की तमीज़ नहीं है, इतना डायरेक्ट है, इमोशंस का ख्याल रखो। और ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल होगे तो उसके घर वाले कहेंगे थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ, तुम इस खेल से ही बाहर हो जाओ। रहो ही मत ऐसे लोगों के बीच में जो तुम्हारे कपड़े देखना, एटीट्यूड, बिहेवियर, मैनरिज्म कपड़ों के देखने पे आता है। जो मुक्त और आज़ाद जिनके साथ महसूस कर सको उनके साथ रहो, आए तो ठीक है, नहीं है तो नहीं ठीक है। पर ये चीज़ें आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो घर वाले हैं, वो ऐसे ही हैं कि उन पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता, पर ज़्यादातर लोगों के दोस्त यार रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं, वो किसी काम के नहीं होते हैं। तो फिर क्या करोगे? वो बुलिंग के बारे में आपको बता रहा है कैसे डील करना चाहिए, क्या करना चाहिए, पर एक टाइम के बाद आपका दिमाग भी मेंटल ओवरलोड लेने लगेगा, भले वो चीज़ कितनी भी हेल्पफुल क्यों ना हो। तुम किसी को भी सुन लो, दुनिया में कोई भी यूट्यूबर है, एक टाइम के बाद आपका दिमाग कहेगा इतनी नेगेटिविटी नहीं हैंडल कर सकते, बंद करो इसे। आपको दिमाग ही आपका कह देगा कि बंद करो इसे, नहीं झेला जा रहा भाई, छोड़ दो हमको, हमने क्या बिगाड़ा है भाई। कितना झेलोगे? कितना जहर है दुनिया में, और कितना जहर के बारे में आपको पता चले, नए नए जहर के बारे में रोज़ आपको, और आप कह रहे हो हाँ ये गंदा है, आप सही कह रहे हो सर, हाँ ये गंदा है, हाँ ये गंदा है। फिर धीरे धीरे क्या होगा? आपका दिमाग ही कह देगा इतना जहर है, तो फिर क्या मतलब? जहर आपके सामने आसपास, आप कितना भागोगे उससे? आपके दोस्त यार शादी करेंगे, आपके रिलेटिव फ्रेंड फैमिली में शादी होगी, तो ये चीज़ें नहीं समझ में आती हैं कि कॉर्पोरेट मजदूरी बेकार है, हम तो खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे। 97% ऑफ देम खुद टॉक्सिक बॉस बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वही सीखा है दुनिया से, पैसे लो, शोषण करो, पैसे लो, एक्सप्लॉइट करो जो आपके नीचे हैं। ज़्यादातर लोग टॉक्सिक बॉस जब बनते हैं तो उनका बिहेवियर भी वैसा ही हो जाता है। आप फाउंडर हैं, CEO हैं, या बॉस बन गए हैं आप अपनी मेहनत से, छोटे मोटे एम्प्लॉय से, मीडियम स्केल एम्प्लॉय से, तो ज़्यादा, या फिर आप बहुत हाई मतलब ऐसे हैं कि 5 साल में 5 प्रमोशन वाले आप इंसान हैं, तो ज़्यादातर वो लोग टॉक्सिक अपने आप हो जाते हैं, या तो खुद हो जाते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन उन पर ऐसा प्रेशर डालती है, उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि वो टॉक्सिक बन जाएँ। होते ही टॉक्सिक हैं, हम सब टॉक्सिक हैं, अपने आप को स्पेशल कैटेगरी में डालने की ज़रूरत नहीं है। तुम उसकी स्थिति में हो तो शायद 10 गुना ज़्यादा करते। क्यों ऐसा है 90% स्टार्टअप इंडिया में बंद हो जाते हैं? सिर्फ यही रीज़न है कि किसी पे फंडिंग नहीं, किसी पे पैसा नहीं, किसी पे आइडिया नहीं, किसी पे टेक्नोलॉजी नहीं। 140 करोड़ लोगों में क्यों हो जाते हैं? इसीलिए होते हैं क्योंकि वो सब आपको टॉक्सिक हो ही जाते हैं वो लोग। उनको लगता है कंपनी चलाने के लिए टॉक्सिक होना पड़ेगा, 28 घंटा एम्प्लॉय से काम करवाना पड़ेगा।
वो हो जाते हैं या वो हैं, दोनों में से एक ही चीज़ होनी है। तीसरी कैटेगरी वाले में यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, एम्प्लॉयज़ को आप भगवान की तरह रखते हैं, बहुत अच्छी बात है यार, भगवान करे ऐसा बॉस सबको मिले, भगवान करे आपकी खूब तरक्की हो। पर ये बोल देना कि हम बिज़नेस करेंगे और हम एक अच्छा बॉस बन जाएंगे, तो ये बेकार बात है। बिज़नेस करने के लिए भी कॉर्पोरेट मजदूरी करनी पड़ती है, और फिर लोग फिर इतने साल फिर कर लेते हैं तो छोड़ने की उनकी हैसियत भी नहीं होती, कहते इतना तो मिल रहा है अब क्या छोड़ें हम। सिंपल सवाल ये है, अगर आपका अज्ञान मिट रहा है और आप एक समझदार आदमी बन रहे हैं, तो ये ज़िंदगी भर का फेस क्या है कि मुंहफट, इनसिक्योर और बड़बोला हो रहे हैं आप। कुछ वक्त के लिए आदमी हो जाता है, बिकॉज जब आप ऑपरेशन भी करते हैं तो चीर फाड़ करनी पड़ती है, तो उसमें दर्द होता है। जब आप कुछ ऐसा हिस्सा, जब कुछ क्लिनजिंग होती है तो गंदगी निकालने के लिए पहले गंदगी निकाली जाती है, उसके बाद साफ़ की जाती है। ऑपरेशन भी जब होता है किसी का इलाज करने के लिए, किसी को किसी बीमारी से हटाने के लिए, ताकि उसको सुकून मिले, तो उसके लिए भी चीर फाड़ करनी पड़ती है। पर मेरा सिंपल ये है कि सारी ज़िंदगी थोड़ी ऑपरेशन होता है, टाँके भी लगते हैं ना। वो तो फेज़ आया ही नहीं आपका कभी। कोई फेज़ आया लाइफ में जब शांति आ जाए इवेंचुअली कि अब बस हो गया मेरा, अब मैंने औरत जात को समझ लिया, मैंने दुनिया को समझ लिया, मैंने अपने आसपास का सारा माहौल समझ लिया। कोई भी मेरे सामने पाखंड करेगा, इतना तो हो ही जाएगा, उसकी इतनी औकात नहीं होगी कि मुझे ले दे के लूट सके। किसी भी तरीके का, मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कि बच्चे कर लो वरना ज़िंदगी बर्बाद है, शादी कर लो वरना ज़िंदगी बर्बाद है, नौकरी कर लो मोटे पैसे की, ज़िंदगी बर्बाद है वरना। तो कोई ऐसा करेगा तो मुझे बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, पर ज़्यादातर लोग ऐसे होते नहीं हैं। अल्फ़ा मेल तो अकेले चलता है, जो अल्फ़ा के बनने की प्रोसेस में और सिंप से सारी ज़िंदगी घिरा रहेगा, वो तो कभी अल्फ़ा मेल बन ही नहीं पाएगा। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सबसे ज़्यादा, अगर कहा जाता है ना कि कोमल नहीं ठोस बनो वरना दुनिया बेच के खा जाएगी, ज़्यादातर लोग यही मानते हैं। तो ब्रूस ली से ज़्यादा ठोस इस दुनिया में कौन हो सकता है? आपको कभी कभी वो चीखते चिल्लाते हुए दिखते थे? वो यही की बात बोलते थे, बी लाइक वाटर माई फ्रेंड, जस्ट फ्लो लाइक वाटर। वो नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। जो भी अपने आप को जितना भी टफ बने, जो भी जितना जिम जाए, जो भी अपने आप को जितना बड़ा 30 मार खा समझे, ब्रूस ली के आगे किसी की क्या औकात है? सबसे बड़ा अल्फा मेल था वो, तो कोई टिक नहीं सकता था उसके आगे। सिंपल कोट था उसका, बी लाइक वाटर माई फ्रेंड। उतनी एक्सरसाइज करके दिखाओ, उतना, उसका आधा भी तुम कर लो ब्रूस ली का तो मान जाऊंगा मैं। ऐसा है कोई उसके जैसा हुआ कभी कोई तीसरा? पर उसका आधा भी कोई नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में। हाँ, बकचोदी करने के लिए इंटरनेट पे दुनिया को गाली देने वाले 100 लोग मिल जाएंगे, जो बकचोदी करने के अलावा जिन्हें कुछ आता भी नहीं होगा। ज़्यादातर जो बोलते हैं या जो अपनी राय देते हैं, उनको राय देने के अलावा कहीं कुछ और आता नहीं है, इसलिए अपनी राय देते हैं। वो कुछ और कर ही नहीं सकते, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। ये बात सच है। क्योंकि इनसे पूछो, अखिल भारतीय मृतक संघ में जो लोग कागज़ पे मृत हैं, उनको जीवित कराने के लिए क्या किया आपने? समाज को सुधारने के लिए क्या किया? हमने भंडारा करा दिया, प्लांटेशन लगा दिया और फन को खाना खिला दिया, बात ख़त्म। तो तुमको लगता है भंडारा खाना खिलाने से गरीबों की समस्या मिट जाएगी? आरक्षण के खिलाफ सरकार में ये तुम्हारी जनरेशन चिल्लाती रहती है, रिजर्वेशन है, इसके खिलाफ पार्लियामेंट में कौन बोलेगा? मैं बोलूँगा या वो अल्फ़ा मेल बोलेगा? अल्फ़ा मेल हो तो जाओ ये सब करो, विच क्राफ्टिंग के स्कूल्स बंद करो, फेक बाबाओं को जेल में डालो, ये करो ना। यही तो असली काम है जो करने लायक है। दे दिया काम तुमको, जाओ करो। अभी होते हैं ना जो अपने आप को सूडो अल्फ़ा मेल्स जो होते हैं, ये बड़ा बोलते हैं, शाहरुख खान इज़ अ वेरी बैड गाय, कितना बोलता है लड़की के पीछे भागना चाहिए, तुम लड़की को इंपॉर्टेंस मत दो, लड़की सोचेगी तुम उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, फिर तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी। कितना सिंप बनाया उसने लोगों को, कितना निब्बा बनाया है, कितना निब्बी बनाया उसने लोगों को। मैंने कहा ठीक है, संजय दत्त के ऊपर कुछ बोलोगे? उसकी तो 310 गर्लफ्रेंड्स थी। और शाहरुख खान इतना घटिया है और तुमको बेकार लगता है, तो बॉलीवुड का वो किंग क्यों है और इतनी फिल्में उसकी चलती क्यों हैं? नहीं, पहले का ज़माना चलो ठीक था, अर्ली 2000s में सब बच्चे थे। पठान और जवान ब्लॉकबस्टर कैसे हुई? पठान में तो इंडियन आईएसआई को के साथ रॉ काम कर रही थी, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, लेकिन जब धुरंधर हिट हुई तब हमें लगा कि पठान घटिया पिक्चर थी। वो अलग बात है कि पठान भी ब्लॉकबस्टर एज ऑडियंस हमने करवा दी, और जवान भी। अब बहुत सारे लोग कह सकते हैं अरे नहीं नहीं आप गलत कह रहे हैं। क्या गलत कह रहे हैं? ठीक है, घटिया है तो उसकी फिल्में कैसे हिट हो जाती हैं, चल कैसे जाती है, ब्लॉकबस्टर क्यों हो जाती है फिल्में उसकी? मेजॉरिटी पीपल आर स्टूपिड, दैट्स व्हाई दे आइडियलाइज हिम। ओके देन व्हाई वी गो एंड सी हिज फिल्म्स? ज़्यादातर जो लोग ज्ञान देते हैं ना फालतू का कि ये एक्टर बकवास है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बकवास है, वो सिर्फ तब देते हैं जब फिल्म उतर चुकी है थिएटर से, ओटीटी पे भी चली गई है और ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, और ओटीटी पे भी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, लिखा आता है नेटफ्लिक्स पे ट्रेंडिंग नंबर 1 टुडे। और फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर तुमको ये सब बकवास लगता है तो अपने दिल से पे एक बार हाथ रख के पूछो, तुमको क्या कबीर सिंह मूवी अच्छी लगी थी? उसमें जो कैरेक्टर था तुमको अच्छा लगा था? एनिमल मूवी तुमको अच्छी लगी थी? मुझे तो नहीं लगती, तो क्या मतलब मैं अल्फ़ा नहीं हूँ? ये सब बेकार की बातें होती हैं।
ठीक है, कोई 310 गर्लफ्रेंड लेकर के घूम रहा है और कह रहा है कि मैं भी यही चाहूँगा, मेरा बच्चा मेरी तरह लड़कियों में घुसा रहे और अपनी लाइफ पे फोकस ना करे, बस लड़कियाँ पटाता रहे, तो उस आदमी को अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि उसने तो औरतों को कभी कुछ समझा ही नहीं। पर उसके ऊपर ये सारे अल्फ़ा मेल के जो जितने भी सूडो अल्फ़ा मेल्स हैं सब चुप रहेंगे, उसकी बायोग्राफी भी देखने जाएंगे और उसको भी ब्लॉकबस्टर करवा देंगे। और बार बार एक ही जुमला होता है, वेरी गुड एक्टर रणवीर कपूर इज़। मैंने कहा ही इज़ अ गुड एक्टर, हमने मान लिया, लेकिन उससे जो संजय दत्त ने करा अपनी लाइफ में उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। पर वो बोलने की इनकी हैसियत भी नहीं है। संजय दत्त तो पीक मैस्कुलिनिटी लगता है ना इनको, जिसका 310 गर्लफ्रेंड थी, कैंसर के अपनी बीवी को मरता छोड़ गया था, फिर माधुरी दीक्षित के साथ उसने अफेयर करा था, हाँ, अपनी मरती हुई बीवी को छोड़ गया, फिर अपनी बच्ची उसकी कहाँ है, वो बेचारी लंदन में अकेली पल रही है। इसने फिर इंडिया आया, फिर 3 साल एक लड़की के साथ दोस्ती करी, फिर 3 साल रिलेशनशिप करा, फिर उसके साथ शादी बच्चे करे, और उसकी बच्ची जो पहली बीवी से वहीं पे सड़ रही है। और माधुरी का कुछ पता नहीं, वो डॉक्टर नैने के चक्कर में पड़ गई और आज भी कहती है संजय दत्त की आंखें तो बड़ी नशीली हैं इंस्पाइट ऑफ बीइंग मैरिड। और इन संजय दत्त और माधुरी के दोनों के दो बच्चे हैं। तो ये इस आदमी को आप आइडियलाइज़ करते हैं। शाहरुख खान घटिया लगता है तो संजय दत्त क्या लगता है फिर? नहीं, उसकी फिल्म तो हम देखते नहीं। धुरंधर नहीं देखी आपने? धुरंधर नहीं देखी आपने? उसमें कौन था? संजय दत्त ही तो था पार्ट 1 और पार्ट 2 में। मैंने नहीं देखी थिएटर में, पर मैंने रिव्यू तो देख रखे हैं फिल्मों के ऑनलाइन, और विकीपीडिया में पढ़ता हूँ फिल्मों का, तो उसमें लिखा हुआ है संजय दत्त। तो ये बोल देना कि हमने तो देखा ही नहीं, हमको तो कुछ पता ही नहीं, तो बेवकूफ़ी वाली बात है। किसी को नहीं बोला डेटिंग एडवाइस कैसे होती है, कैसी लड़की पसंद करो, कैसी लड़की के साथ घर बसाओ, कौन से आदमी के साथ रहना चाहिए, कौन से के साथ नहीं रहना चाहिए। मैंने तो कभी किसी को फालतू का ज्ञान नहीं दिया। मैंने तो सिर्फ इतना बताया है गंदे घर की क्या पहचान होती है। और वो कैसे बताया, मैंने खुद अपने दोस्तों का घर ऐसे देखे हैं। बहुत उछलते थे, अरे यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ मैरिज एंड ऑल दैट क्रैप। हरियाणा से थे वो लोग, दे वर नॉट फ्रॉम दिल्ली और एनी फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री। नहीं, मैं ऐसा नहीं कि मैं दिल्ली को छोटा मानता हूँ, हरियाणा को बड़ा मानता हूँ, दोनों मेरे लिए सेम चीज़ है। पर वो हरियाणा से थे, और आप जिन लोगों को नहीं पता, वहाँ जल्दी शादी हो जाती है, और वहाँ हरियाणा और ऑनर किलिंग के लिए काफ़ी फेमस है औरतों के लिए। तो उनका घर हमने देखा, हम गए, दोस्त वोस्त थे, मिलना जुलना होता रहता था, क्योंकि हम सबकी मम्मियाँ गुड़गांव में नौकरी करती हैं। तो देखा, तो इतना अजीब लगा और इतना टॉक्सिक वहाँ का एनवायरनमेंट लगा कि हम बाहर ही आ गए, और वादा किया कि वापस कभी नहीं जाएंगे। वो मुझे बुलाता था बाद में, फिर मैंने उसका कॉल्स ले बंद कर दिए, मैसेजेस लेने बंद कर दिए, ब्लॉक भी कर दिया, तब से आया नहीं मेरी लाइफ में। तो दिस क्लियरली शोज़ कि मैंने जो कुछ भी जिया है मैंने उस पर ही बोला है, अपनी ऑब्जर्वेशन बताई है। और मैंने सॉल्यूशन नहीं बताया, मैंने तुमको ऑब्जर्वेशन भी नहीं बताई है। मैंने सिर्फ बताया कि कहाँ से उठ कर के भाग जाना है, रुकना भी नहीं, देखना भी नहीं। भले उस कमरे में तुम्हारे खुद के माँ बाप क्यों ना हो, भले ही वो तुम्हें निकम्मा नालायक माथे पे कलंक जितना मर्जी गाली दे दें, उठ के बस भाग जाना है उस कमरे से। मैंने तुमको बस वो बताया, जहाँ पे आपकी हर कमी, आपकी हर खूबी एकदम मतलब कुछ भी नहीं है। नार्सिसिस्ट लोग जहाँ रहते हैं, आपकी हर जगह आपकी कमी निकालते हैं। आप कुछ भी अच्छा बोल दो, कहते हैं हाँ बेटा ठीक है, लेकिन 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 ये सही नहीं है, लेकिन वो सही नहीं है। अरे थोड़ा इमोशनल भी हो जाए, इमोशनल हो गया बेटा, थोड़ा प्रैक्टिकल भी सोचो। आपका खोपड़ा खा रहे हैं, आपके करियर वगैरह में घुस रहे हैं, तहकीकात वगैरह कर रहे हैं, और घर की औरतें बेवकूफ़ों की तरह खड़ी हुई हैं और कहते हैं भैया चाय पी लो, भैया हलवा खा लो, उनको और कुछ नहीं आता है। तो ऐसा, और लड़की ज़रूरत से ज़्यादा शर्मा शुरमू रही है, वो कुछ बात करना उसको सही से आता नहीं है, तो ये घर होते हैं बेकार होते हैं। ये लड़का भी सेम गोज़ फॉर लड़का एज वेल। तो ये घर एकदम बेकार होते हैं, तो इनमें जाने का कोई मतलब नहीं है। मैंने तो सॉल्यूशन या ऑब्जर्वेशन नहीं बताया, मैंने बोला कहाँ से उठ के भागना है। और मैंने कभी नहीं बोला कि तेरे को कैसा आदमी डेट करना चाहिए, तेरे को कैसी औरत डेट करनी चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग, तेरे को जैसे जिसके साथ रहना है, जिसके साथ नहीं रहना नहीं रहे, क्योंकि सबकी ज़िंदगी अलग होती है। कोई आदमी हो जिसको पूरी दुनिया चूना लगाती हो, दुनिया उसको लूटती हो, क्या ज़रूरत है उसको एक कम पढ़ी लिखी सुंदर सी लड़की ठरक के अलावा निब्बी से शादी करने के लिए? बिकॉज निब्बी के पास जो वार्मथ और लव होता है वो शायद एक प्रैक्टिकल औरत उसको ना दे। फायर को बैलेंस करने के लिए वाटर भी चाहिए, और वाटर को बैलेंस, ठीक है, वाटर भी चाहिए होता है। अब वाटर कौन है, फायर कौन है, आइस कौन है, अब आप वो देखिए। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते, आग लगी है तो उसमें बर्फ़ डालोगे नहीं, पानी डालोगे। तो जहाँ जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही वही है। कोई जैसे अच्छाई है तो बुराई भी होगी, दिन है तो रात भी होगा, बस वैसे ही अल्फ़ा है तो सिम्प भी होगा। अब इसका कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता। हर कोई अगर अल्फ़ा होने लग गया, तो अल्फ़ा होने का मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सेल्फिश होते जा रहे हैं, आप सिर्फ अपने लिए जी रहे और खुदगर्ज हो रहे हैं और समाज को कह रहे हैं समाज जाए माँ चुदाने। क्योंकि अगर ऐसी सोच सबकी हो गई तो फिर दुनिया चलेगी कैसे? कभी सोचा है?
बात यह है कि जो लोग कहते हैं ना कि हम करोड़पति बन जाएंगे तो हमारी लाइफ की, अल्फ़ा मेल के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो इस बात को मानते हैं कि हम करोड़पति बन जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि अभी हम पे पैसा नहीं है, घर भी शांत हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। आई नो मैनी पीपल आउट देयर जिनके घर में 3 मेडें हैं या 2 मेडें हैं, जो घर में 3-3 टाइम आती है, उनका फ्रिज ही खाली 1 लाख का है। ऐसे हमारे रिश्तेदार हैं। एंड ट्रस्ट में वो इतने गंदे और इतने ज़्यादा टॉक्सिक हैं कि उनसे मैं मिलना भी नहीं चाहता। उनका नाम भी मैं याद रखना नहीं चाहता, मिलना तो बहुत दूर की बात है। तुम्हारे जो आसपास के अमीर लोग हैं उनका तुमने बिहेवियर देखा है क्या, कैसा होता है? उनके मन में कभी नहीं आया होगा कि अल्फ़ा क्या होता है, सिम्प क्या होता है, लड़कियों के बारे में कि ये खाली गोल्ड डिगर होती हैं या मर्दों को सिर्फ औरतों से सेक्स चाहिए होता है। उनके मन में कभी नहीं आई होगी बात ये। क्या वो तुम्हारी तरह क्या वो अल्फ़ा या सिम्प से नहीं टकराते होंगे? जो कुछ तुम्हें चाहिए वो करोड़ों लोग इस दुनिया में हासिल पहले से ही कर चुके हैं। पैसा, गाड़ी, महंगा घर, इंटरनेट, सुंदर सेक्सी हॉट बीवी, अच्छा खासा सेक्स, शराब, नशे, पार्टी, जो भी तुम करना चाहते हो। लेकिन उसके बाद भी उनका बिहेवियर इतना ज़्यादा गंदा है कि वो लोगों को सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। नो मैनी रिच पीपल आउट देयर जिनका कैरेक्टर ज़ीरो है। इंडियन में सिविक सेंस नहीं है ना, उनमें तो सिविक सेंस उनको तो पता भी नहीं होती क्या है। और मैं सारे अमीरों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, पर आप अगर देखेंगे कभी कोई अमीर रिश्तेदार आपके घर में आता है, आपका बिहेवियर कैसा हो जाता है, उनका बिहेवियर कैसा हो जाता है, दोनों चीज़ें अलग होती हैं। क्योंकि दे डोंट वो पैसा सिर्फ अपने लिए रखते हैं और वो बहुत खुदगर्ज होते हैं। और तुम कह रहे हो मुझे करोड़पति बनना है, तो कहीं ऐसा ना हो कि अपने आप को अल्फ़ा बोलने के चक्कर में, अपने आप को रेबेल बोलने के चक्कर में तुम उनकी तरह बन जाओ। और अगर तुम बन भी गए तो तुमको बताने वाला कौन होगा कि तुम उनकी तरह बन गए? क्योंकि माँ बाप का मुंह अगर पैसे से बंद हो गया है या उनसे पैसे से बंद हो गया है, वो पैसे के चक्कर में बोल नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनका भी बिल्कुल मुंह बंद हो जाए। तुमको कोई बताने वाला है कि तुम कितने पानी में हो, पैसे कमाने के बाद तुम्हारा कैरेक्टर कितना ख़राब हो गया? तुम जो करोगे सही गलत अपनी समझ से करोगे। तुम्हारी समझ सही गलत है, तुमको बताने वाला कौन है? बचपन में माँ बाप बता देते थे, लेकिन जब आप पैसा कमाना शुरू कर देते हो तो माँ बाप बताना भी बंद कर देते हैं। सजेशन दे देते हैं एफडी में पैसे लगा लो, पहले तो थप्पड़ मार के जा काम करके। अब बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ें फ़र्क करती हैं। आई नो मैनी रिच पीपल जो टैक्स की चोरी भी करते हैं, जो दुनिया के भर के सारे इलीगल और गंदे काम करते हैं, और फिर जो गंदे से गंदा आप सोच सकते हैं उन्होंने सब किया हुआ है अपनी लाइफ में। एंड ट्रस्ट मी, एवरीथिंग इज़ अ लाई दैट यू सी इन मूवीज़ कि अमीर आदमी अच्छा होता है। नहीं कहता कि अपना घर बार मकान दुकान वगैरह बेच करके आप समाज सेवा में लग जाइए और अपने घर के प्रति जो कोई भी कर्तव्य है उसको कह दीजिए कि अब भाड़ में जाओ। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, अगर आप 2-4 पौधे भी लगा दें, ठीक है, और उसको रोज़ पानी दें और आप ट्रीज़ प्लांट करें अच्छे से, मतलब पेड़ बनना चाहिए। या फिर आपकी सोसाइटी है, वहाँ पे जनरल बॉडी मीटिंग्स होती हैं, वहाँ पे जाकर के आप अपना पक्ष रखें और इस तरीके से रखें कि लोग आपको एडमायर करें, और वहाँ पे अपनी घर की औरतों को भेजें, तो भी वो मेरे लिए एक समाज सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। बिकॉज़ सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनके लिए जब आप काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रेसिडेंट होते हैं सोसाइटी के जिनको सैलरी भी नहीं मिलती, फ्री में काम करते हैं। तो जब आप वहाँ जाएंगे ना, तो वो पहली बार होगा कि आप एटलीस्ट कुछ कर तो रहे हैं अपने घर के बाहर किसी के लिए। भंडारा ऑर्गेनाइज़ करवा दीजिए, कोई कुछ ऐसा करवा दीजिए। मैं उसको भी मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि 1000 करोड़ की चैरिटी कर दो, जो है सब दान दे दो, एनजीओ में चले जाओ, अनाथ आने में चले जाओ, ओल्ड एज होम में चले जाओ, मैं ये नहीं कह रहा। सोसाइटी में रहते हो, वहाँ की जनरल बॉडी मीटिंग में भी बैठ जाओगे ना, वो भी ठीक है, क्योंकि आप अपने लेवल पे कर रहे हो। अब मानी डोनेशन करेगा तो जो अमाउंट देगा और मैं जो डोनेशन करूँगा, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। इसका क्या मतलब है? हमने किसी लिए कुछ किया नहीं। पर इस तरीके से करना है कि आप शो ऑफ मत करो कि देखो मैंने ये करा है, फ़ोटो डाल रहे हैं कि आई प्लांटेड ट्रीज। नहीं, चुपचाप दो और रोज़ उसको पानी दो, बस। इससे ज़्यादा आप कुछ मत करो। अगर आप ये भी करते हो मेरे लिए वो भी मोर देन इनफ है। मैं ये नहीं कहता कि करोड़ों रुपए का दान करो, कुछ धर्म करो, कुछ दक्षिणा दो, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। आप जितना अपने लेवल पे कर सकते हो उतना करो, और वो करो जिसको करने में आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो। बहुत सारे लोग लंगर कराने में कंफर्टेबल होते हैं, बहुत सारे लोग खाना खिलाने में कंफर्टेबल होते हैं, बहुत सारे लोग पूजा पाठ करवाने में कंफर्टेबल होते हैं, फ्री में एकदम निःशुल्क, 1 रुपया नहीं लेते, अपनी जेब से पैसा दे करके, वो भी दूसरे के लिए, जब जिसको वो जानते भी नहीं। बहुत सारे लोग फिर लोगों को बीच में सुलह करवाने के लिए कंफर्टेबल होते हैं। बहुत सारे लोग कुछ भी, मतलब एनीथिंग, XYZ एनीथिंग। आप बस लग जाओ और ये मत पूछो कि आप क्या कर सकते हो, ये देखो कि आप क्या कर सकते हो। आज की जनरेशन की जो लोग कहते हैं बड़ी गंदी है, बड़ी घटिया है, आज की जनरेशन में एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो, मैं कवर अप करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ गंद फैलाने के बाद, मैं सिंपल कहता हूँ, मैं कितने ऐसे बच्चे दिखा दूँगा जिनकी 2 ही एम्बिशंस है लाइफ में। पहला स्टडीज़, करियर, जॉब वगैरह, और दूसरा सर्विस, कम्युनिटी सर्विस। बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगता है, ब्लाइंड स्कूल्स में जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं, फाउंडेशंस होती हैं, जिस वजह से वो सब मिल करके वहाँ पे डोनेशंस वगैरह करते हैं, और वो
उसका फाउंडेशन का पेज भी होता है, वो भी फॉलो कर सकते हैं। नहीं देखो, फाउंडेशन को ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करनी ज़रूरी है, बिकॉज दे ऑल्सो नीड मनी, क्योंकि दे हैव टू परचेज थिंग एंड गिव। बहुत सारे लोग NGOs में भी जॉब करते हैं आज की डेट में। तो ये नहीं बोल सकते कि आज की जनरेशन बिल्कुल गैर जिम्मेदार है, सिर्फ अपने बारे में सोचती है। किसी का पैशन म्यूज़िक होता है, किसी का आर्ट होता है, किसी का डांस होता है, तो किसी का कम्युनिटी सर्विस भी होता है। कम्युनिटी सर्विस इज़ बेसिकली समाज सेवा, और वो भी फ्री में, कुछ पैसे लेकर के नहीं। बहुत सारे लोग फुल टाइम या पार्ट टाइम वॉलंटियर्स भी होते हैं NGOs में, और उनकी सैलरी बहुत कम होती है, ऐसा कुछ करोड़ों रुपए में नहीं कमा रहे होते। वो अलग बात है, बेनामी या फर्जी NGO है जहाँ मनी लॉन्ड्रिंग होती है, वो तो बिल्कुल वो दूसरा हिसाब है, पर वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं। जस्ट बिकॉज NGO में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए अभी को रैंडमली डाल देगा। वो तो टॉप के लोग करते हैं, आप तो एम्प्लॉय हो। स्कूल्स में जा कर के बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई का सामान बांट लेना, स्कूल्स की सरकारी स्कूल्स को रिपेयर वगैरह करवा देना। जैसे हिंदी मीडियम फिल्म थी ना जिसमें दीपक डोबरियाल था, उसमें क्या करते हैं वो लोग, अपनी बेटी सरकारी स्कूल में अच्छी अच्छी किताबें जा करके देना, रेनोवेशन के लिए पैसा वगैरह देना कि आप हमारी जेब से ले लीजिए, स्कूल्स को आप बेटर कर दीजिए, और बिना अपना नाम डिस्क्लोज़ वगैरह करें। ये भी आप कर सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जा करके वहाँ की कंडीशन इंप्रूव कर दीजिए। करोड़पति हैं अगर तो कुछ दे दीजिए, वो कीजिए ना, वो असली चीज़ है। मैंने सब बता दिया, अब आपके ऊपर, आपको फॉलो करना है नहीं करना है। तो ऐसा नहीं है कि आज की जनरेशन बिल्कुल गैर जिम्मेदार है, सिर्फ अपने बारे में सोचती है। मैं जानता हूँ कि दुनिया में किसी की नहीं है, दुनिया में कोई किसी का नहीं है, कोई सगा नहीं है, सब पैसे की गुलाम है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। पर मैं इतना भी जानता हूँ कि आज की जनरेशन बिल्कुल ही हार्टलेस है, रूथलेस तो कहीं से भी नहीं है। हम पैसे ना भी दें किसी इंसान को, पर एटलीस्ट हम मदद करने के लिए कभी पीछे भी नहीं हटते। हम ठीक है, बहुत सारे लोग कहेंगे अरे वो लड़की मरी थी तो लड़का मर गया था, सब लोगों ने घेरा बना के उसका वीडियो बना रहे थे, उसको किसी ने मदद नहीं करी। मैं कितनी ऐसे वीडियो दिखा दूंगा इसमें लड़की को छड़ा आ जा रहा है, 15 लोग, या लड़की का एक्सीडेंट हो गया, 15 लोग बैठ के गाड़ी वाले को घेर लिया और उसको कुत्ते की तरह उसको मारा है, या छेड़ने वाले को भी कुत्ते की तरह पीटा है। कोई लड़की अगर चिल्ला दे, 20 मर्द आएंगे और उसको बचाएंगे। तो इंडिया में ये भी होता है, पर देखने वाले की नज़र के ऊपर है, आपको क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा। रीज़न ये होता है कि चलो ठीक है, तुमको शादी वगैरह पसंद नहीं है, तो तुमको शादी पे जाने के लिए कोई मूल्य नहीं रहा है, ठीक है। तो मुझे बस इतना बता दो कि 101% शास्त्रीय तौर पे जो हिंदू विवाह होता है आज की डेट में, ऐसा नहीं कि राजा महाराजा के टाइम पे, मैं स्वयंवर की बात नहीं कर रहा, रामायण महाभारत के, वो कैसे किया जाता है 108% शास्त्रीय प्रूफ के साथ। कुछ बता सकता है मुझे शादी ठीक से कैसे होती है? ठीक है, बिग फैट इंडियन पंजाबी वेडिंग, सॉरी फॉर डिसरेस्पेक्टिंग पंजाब, आपको नहीं अच्छा लगता बस, पर मुझे ये बताओ कि कैसे होती है। शास्त्रों में कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा ना, विवाह कैसे करते हैं, क्या नहीं करते, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वही बता दो कैसे होता है। वो भी नहीं बता पाएगा कोई, क्योंकि जाहिर सी बात है, बस वो क्या लिबरल लोगों को यही आता है, छाती कूटो। मैंने कहा ठीक है, छाती बाद में कूट लेना, छाती कूटने से प्रॉब्लम के बारे में पता भी चलता है और अवेयरनेस भी बढ़ती है। लेकिन शादी कैसे करते हैं परंपरागत तौर से, क्योंकि शोशाबाजी, प्री वेडिंग, गंगा घाट किनारे फ़ोटोशूट और लिप्स पे किस मम्मी पापा के सामने, ये तो नहीं करना है। तो शादी कैसे होती है एज़ पर हिंदू शास्त्र, क्योंकि PDA वगैरह तो लिखा नहीं होगा हिंदू शास्त्रों में करने के लिए, तो कैसे करते हैं शास्त्रों में, ये तो बताओ। ये किसी ने नहीं बताया होगा। हाँ, रियलिटी और फेक बाबा एक्सपोज करके वीडियो तो हर गली मोहल्ले बन जाते हैं, तो उसका क्या करूँ मैं इस बात पे कि वेडिंग्स पे इतने ज़्यादा पैसे क्यों खर्च किए जाते हैं। औरतों का काफ़ी ज़्यादा हिपोक्रेट वाला बिहेवियर होता है, बहुत अजीब तरीके का लोग वहाँ पे बिहेव करते हैं, औरतें क्या बन के जाती हैं, मर्दों का कुछ ठिकाना नहीं होता। तो मुझे इतना बता दो, सही शादी करनी कैसे है बिना ग्लैमर के, बिना किसी औरत को गाली दिए, बस इतना बता दो सही तौर पे शादी होती कैसे है, बिना औरत, बिना ग्लैमर के, बिना उसके कुछ शोशाबाजी के, कैसे होती है। मैं बस उतना पूछ रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। और मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारी जनरेशन में से कोई भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि शास्त्र तो कभी खोले ही नहीं है। छाती कूटनी है, ये वो के लिबरल लोगों का कचरा फैलाया हुआ है, छाती कूटो, छाती कूट लेंगे, कुछ दिक्कत नहीं है, पर उस काम सही कैसे करना है वो तो बताओ कम से कम, कि शास्त्रों में लिखा क्या है। मैं इस वीडियो के बहाने तुम्हारी जनरेशन को गाली वगैरह दे रहा हूँ, पर ज़्यादातर जो वो के लिबरल जनरेशन है ना, बिन पैंदे के लोटे वाली ऑडियंस, उसको मैं गाली दे रहा हूँ। करते कैसे उस काम को वो तो बताओ। ऐसे तो मैं भी बहुत सारे वीडियो बना दूँ, देश में बड़ी समस्या है तो है, क्या कर सकते हैं। मैं उसका हर चीज़ का मुद्दा थोड़ी बनाना है, काम को सही भी तो करना है। किस तरीके का पंडित होना चाहिए, कहाँ से अच्छा पंडित मिलेगा, क्योंकि शादी एक धार्मिक कार्य है, तो किस तरीके से वो करना चाहिए, अच्छे पंडित कहाँ मिलेंगे, अच्छी केटरिंग सर्विस कहाँ मिलेगी, ये तो बताओ। वो तो तुम बता ही नहीं रहे। और किस तरीके का खाना शादियों में रखना चाहिए, प्याज लहसुन वाला रख सकते हैं या नहीं रख सकते, नॉनवेज रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ये सब चीज़ों का जवाब कौन देगा। अगर हम सिर्फ छाती कूटते रह गए तो उस काम को सही तरीके से एग्जीक्यूट हम कब करेंगे। और जब सही तरीके से आप एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो आदमी का मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल में अपने आप उस चीज़ को आ जाते हैं। क्योंकि मैं तो 100% मानता हूँ कि हिंदू शास्त्रों में ऐसा तो कहीं नहीं लिखा होगा कि अपनी सेविंग सारी की सारी शादी पर उड़ा दो, मेरे को जितना लगता है। तो शादी वगैरह अच्छा नहीं लगता तो ठीक है, कोई बात नहीं,
तुमको नहीं करनी शादी तो ना सही, कोई ऐसा फोर्स नहीं कर रहा है कि तुमको शादी करनी होगी। मैं तो बस मतलब जीके के लिए, जनरल नॉलेज के लिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम सबको शादी करनी है जो वीडियो देख रहा है, वो तुम्हारा इंडिविजुअल चॉइस है, करनी है करो, नहीं करनी मत करो। पर एक वैलिड रीज़न भी अपने पास रखो। अगर मिसोजिनी अगर इकलौता रीज़न रखोगे ना तो सब्सटेंशियल बेस नहीं बना पाएगा, क्योंकि धीरे धीरे फिर सर्कमस्टांसेस कुछ ना कुछ और हो जाएंगे, फिर पता नहीं क्या होगा। उसके अलावा कुछ और दूसरा रीज़न होना चाहिए। तुमको नहीं करनी तो मत करो, कोई फोर्स नहीं कर रहा है सच। मैं भी नहीं कर रहा हूँ। मैं ना शादी की इंपॉर्टेंस समझा रहा हूँ अपने किसी वीडियो में अल्फ़ा वाले में। मैं सिंपल कह रहा हूँ कि उस काम को सही से कैसे करना है। बहुत सारे लोग कहेंगे हमें शादी पसंद ही नहीं है, तो आप शादी के बारे में क्यों बात कर रहे हो, आप क्यों जानना चाहते हो? अल्फ़ा मेल तो लोगों की हेल्प कर रहा है ना, उन्हें इस बात को बताने के लिए कि शादी क्यों नहीं करनी चाहिए, और आप उल्टा कर रहे हो। आप बता रहे हो शास्त्रों के हिसाब से कैसे शादी करनी चाहिए। तो देखो, इस चीज़ का एक दूसरा पहलू है जो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा। शास्त्रों के हिसाब से मान के चल लेते हैं, अगर शादी में ग्लैमर नहीं लिखा है, ज़्यादातर लोग इंडिया में मिडिल क्लास ही हैं, तो हमें ये देखना होगा चैट जीपीटी, ग्रोक और हिंदू शास्त्रों में या सनातन शास्त्रों में, तीनों के कॉम्बिनेशन से, कि अगर कोई आदमी गरीब है और वो शादी कैसे करता है, तो ग्लैमर नहीं होगा ना उसमें। मतलब होगा पर इतना नहीं होगा जितना नॉर्मली हमको दिखता है। ग्लैमर के नाम पे बस शायद औरत को सजा धजा देना या उसको ज्वेलरी पहना देना, कुछ सोना वगैरह पहना देना, यही होगा। और इतना तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो कि 95% शादियाँ जो आज की डेट में होती है सब में दहेज चलता है, इतना तो तुम भी जानते हो। तो जब तुम जान गए हो कि शादियों में ग्लैमर बहुत ज़रूरी है, अब ग्लैमर अगर शास्त्रों के हिसाब से नहीं हुआ और शास्त्रों की तरीके से विधिवत तरीके से करना शुरू कर दी, और हमने ये पूछा किसी विद्वान से कि भैया हम क्या कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, सनातन इस बात की इजाज़त देता है कि कोई हिंदू आदमी कोर्ट मैरिज करे? वो कह देगा हाँ। तो फिर अब आपको शास्त्रिक प्रूफ भी मिल गया कि ग्लैमर से शादी नहीं करनी है, कोई फालतू शोशाबाजी नहीं करनी है, और आप कोर्ट मैरिज के लिए अग्री करते हैं। आप ये लड़की वालों के सामने बोल दीजिए, वो मना कर देंगे, नहीं 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 ऐसा कैसे बहन जी, एक ही थे, हमारी तो एक ही कुड़ी है शादी में, क्या बात करते हो आप, मतलब कैसी बातें कर रहे हो, इसकी शादी में धूम धड़ाके से नहीं करेंगे, कैसी बातें कर रहे हो? आपत्ति जता देंगे उल्टा। और आप सीधा बोल दो कि दहेज लेना तो शास्त्रों में लिखा ही नहीं है, और उस पर तो मैं आ भी नहीं रहा हूँ। देखिए, कहीं किसी शास्त्र में, सनातन शास्त्र में दहेज का भी मेंशन नहीं है। जब दहेज आप ना दोगे ना लोगे, और जब दूसरी बात आप शादी भी एकदम नॉर्मल मिनिमल तरीके से करने की डिमांड रखोगे, तो जाहिर सी बात है वैसे भी आपकी शादी नहीं होगी, क्योंकि आपको पता चल गया शादी किस तरीके से करनी है। बहुत सारे गंदे परिवार से आप एक बच भी गए जो सिर्फ आपको पैसे के चक्कर में आपके पीछे पड़ा था। एक बेकार गंदे परिवार से आप बच भी गए, वरना ऐसे लोगों को सास ससुर बोलने में, ऐसे लोगों को मम्मी पापा बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती, भले ही आप लड़का हो या लड़की। और दूसरा सबसे बड़ा इसका रीज़न ये होगा कि आम आदमी बदनामी से बहुत डरता है। शो ऑफ की दुनिया का ज़माना है, तो शोशाबाजी का ज़माना है, तो कहेंगे भैन जी थोड़े मैंने मुंडे दी शादी होगी, सानू बुलाया तक नहीं, सब उसको बोलेंगे। तब वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा इस चीज़ का कि शादी हो रही है, इतने रिश्तेदारों को बुलाना है, 700 लोग आएंगे तो सिर्फ मुंह फुलाने आएंगे, नाराज़ होने आएंगे। 70 लोग आएंगे, 100 लोग आएंगे, खाली नाराज़ होने आएंगे, उनको भी अटेंड करना है। जब उन्हें पता चल जाएगा कि कोई नहीं आने वाला, तो फिर नहीं होगा। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपको ये भी पता चल जाएगा इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज एज पर सनातन शास्त्र अलाउड है भी या नहीं, आप कर सकते हो या नहीं। वर्ण शंकर वाली कुछ ना कुछ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो सामने आ जाएगी, फिर आपको दिक्कत ही नहीं होगी। और आपके परिवार में अगर जाहिर सी बात है, अब आप एक लौते मर्द है, औरत जवान तो है नहीं, आपके रिश्तेदार हैं, उनके भी बच्चे होंगे, उनकी शादी में भी आपको जाना होगा। तो अगर आप ये आइडियोलॉजी अपने रिलेटिव फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करते हैं, वो भी उसी तरीके से शादी करेंगे। जय हो पिक्चर का डायलॉग नहीं है कि 3 लोगों की मदद करो, उन्होंने बोलो कि 3 लोगों की जाके और मदद करे, वही तो मैं अपनाने के लिए कह रहा हूँ। आप उन तक अपनी आइडियोलॉजी शेयर करेंगे, आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा, आपको टेंशन नहीं होगी कि यार कैसे होगा सब कुछ। बाप को बड़ी टेंशन होती है ना, सब काम ठीक से निपट जाए यार, कोई नर्वसनेस नहीं, कोई टेंशन नहीं। शादी अगर फ्री में ही हो रही है, मतलब कितना लगता होगा कोर्ट मैरिज के लिए, मुझे आइडिया नहीं है। और पहली बात ये कि लड़की वाले या लड़के वाले जो भी हैं, आपका रिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, वही आपको रिजेक्ट कर देंगे, ये बोल के कि इन पे तो सालों पे पैसे ही नहीं है, इनके घर अपनी बेटी भेज करके या इनको अपना दामाद बना करके हमें क्या मिल जाएगा, चलो यहाँ से। तो वैसे ही आप बच जाएंगे, शादी होगी नहीं, क्योंकि सही तरीके से काम कोई करना है वही आपको जब पता चल गया और आप उसी तरीके पे अड़ गए, फिर तो जो सही लोग होंगे वही आएंगे आपके पास। फिर या तो कुंवारे रहिए या शादी कीजिए, दोनों ही केसेस में आप ठीक रहेंगे। और दिक्कत क्या है कि आपका बहुत सारा पैसा भी बच जाएगा। तो यू कैन गेट रिटायरमेंट एट 45 की एज में या 44 की एज में, यू कैन गेट रिटायर्ड। बाकी लोग 60 साल की उम्र में होंगे। तो जाहिर सी बात है काम मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि इतने पैसे आपने शादी में उड़ा दिया। अब आपने उड़ाए नहीं, वो सारे पैसे बचा लिए, उनकी एफडी करवा ली, इंटरेस्ट आपको आता रहेगा, पीपीएफ करवा लिया, कुछ सेविंग्स कर लिया, कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी उन पैसों की,
तो आप एक अच्छे बीच पे फैमिली को घुमा लीजिए, कॉकटेल पार्टी थ्रो कर दीजिए, बैचलर पार्टी पे चले जाइए, पेरेंट्स के साथ कहीं घूमने चले जाइए, चार धाम ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर लीजिए, कुछ मंदिर वगैरह है जो भी आपका दिल करे, एनीथिंग, इंटरनेशनल ट्रिप मार लीजिए। फिर अगर उससे कुछ पैसे बच जाते हैं तो आप जल्दी रिटायरमेंट ले सकते हैं, अपने बुढ़ापा एंजॉय कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू वर्क फॉर 60 ईयर्स या 59 और 54, उसके बाद आपको पीपीएफ के पैसे का वेट करना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि अभी छोड़ दिया आपने, फिर पैसे आ गए आपके पास, देन यू कैन लिव हैप्पीली। लोग ये भी कहेंगे कि अगर अगर हम ऐसा नहीं करेंगे हमारी तो नाक कट जाएगी, लोग हमें इज्जत नहीं देंगे, रिश्तेदारों को हम क्या मुंह दिखाएंगे, अगर हमने सस्ती शादी कर दी तो लोग हमारी औकात करेंगे, पीठ पीछे नापेंगे। तो देखो, जब से तुम पैदा हुए तुम्हारे साथ यही काम हो रहा है, इसमें कुछ नया नहीं है जो तुमने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा है। कुछ पाने के लिए बड़े बुजुर्ग पहले ही कह गए थे, कुछ खोना पड़ता है। तुम अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं 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 मैं तो सही से काम कर लूँगा और सच्चाई की राह पे चलूँगा और मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी और सब बढ़िया हो जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तुमने ये तो देख लिया कि मेरी परिवार की नाक कट जाएगी, या फिर लोग मेरे बारे में उल्टी सीधी पीठ पीछे बातें करेंगे, या ताने मारेंगे, या सामने से ताने मारेंगे, मेरी फैमिली को उल्टा सीधा बोलेंगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। पर तुमने ये नहीं देखा कि टॉक्सिक रिलेटिव्स, टॉक्सिक फ्रेंड्स, टॉक्सिक फैमिली मेम्बर्स, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स और एक टॉक्सिक फ्यूचर स्पाउस से तुम बच गए, सिर्फ और सिर्फ किसी की इच्छा या कामना ना पूरी किए बिना। हम्म। और जाहिर सी बात है, एक दिन नाराज रहेंगे, 2 दिन नाराज रहेंगे, 3 दिन नाराज रहेंगे, जिंदगी भर के लिए रिश्ता कौन तोड़ लेता है शादी में ना बुलाने की वजह से? नाराजगी होती है, यही बोल दो कि हो गई थी, कोर्ट मैरिज हो गई, लड़की वाले ही चाहते थे, बेशर्मों की तरह बोला। जितना मर्जी ताने दे, लड़कियों वाले पे माथा फोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है? कोई दिक्कत नहीं।